नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ आज हम फिर से एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे जो आर्मी जीडी की है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए टेस्ट सीरीज़, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वास्को डिगामा पुर्तगाली सीधे समुद्री भाग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? बताइए। वास्को डिगामा जो है वो सीधे समुद्री जो मार्ग है उसके द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार, भारत को वास्को डिगामा ने जब प्रथम बार खोजा था तो वो जो कालीकट के जो समुद्र से वो कब पहुंचा था भारत में, मतलब कब पहुंचा था बताइए। 18 मई 1498 को, 15 मई 1598 को, 28 मई 1698 को, 18 मई 1798 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो कब पहुंचा था भारत को खोजते हुए? 18 मई 1498 को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बताइए। सूफी संप्रदाय जो है इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म? बताइए। सूफी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो सूफी संप्रदाय का जो संबंध है वो इस्लाम धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बताइए। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, शुक्र को या मंगल को? तो शुक्र जो है उसको जो है वो सौंदर्य का देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ कौन थे? बताइए। 15 अगस्त 1947 को रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ कौन थे? जॉन हॉल थे, विलियम एडवर्ड पेरी थे, चार्ल्स पीजी थे या स्टीफन कार्लिल थे? बताइए कौन थे? जॉन हॉल जो थे वो रॉयल इंडियन नेवी के 15 अगस्त 1947 को कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ODF का विस्तारित रूप क्या है? बताइए। विस्तारित रूप एक जो फुल फॉर्म है आपकी, हमेशा एक क्वेश्चन मैं डेली लेके आती हूँ इसमें, क्योंकि आपका एक जो है वो फुल फॉर्म का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आप जो जितने मैं करवाती हूँ उतने भी आपके लिए इनफ है, उसमें से आपके डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए ODF का विस्तारित रूप क्या है? ओपन डेफिकेशन फंड, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फंड या वन डेफिकेशन फंड या वन डेवलपमेंट फंड? तो ODF का जो विस्तारित रूप है, जो ODF की फुल फॉर्म है वो होगी आपकी ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो आपकी ना ही टेबल टेनिस से, ना ही हॉकी से, ना ही क्रिकेट से। जो संतोष ट्रॉफी है वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया? रमा जैन ने, शांति प्रसाद जैन ने, अशोक जैन ने या दीपेश जैन ने? ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया? बताइए। रमा जैन, शांति प्रसाद जैन, अशोक जैन या दीपेश जैन? तो जो शांति प्रसाद जैन है उन्होंने ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उसका प्रारंभ किया था, ओके। आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और मुद्रा अपस्फीति, आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन? तो बताइए विकास का क्या अर्थ है?
विकास का अर्थ होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक वृद्धि और सामाजिक चेंजेस। तो ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, बांग्लादेश को मतलब अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, मुक्ति के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय, भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी कि बांग्लादेश जो है वो किस में आएगा, तो भारत के जो है वो राष्ट्रपति उस समय कौन थे? जाकिर हुसैन थे, वीवी गिरी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या एस राधा कृष्णन थे? बताइए कौन थे? तो उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इजी लगते हैं इट मीन्स आपको ये सभी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आते हैं तो आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उससे कीजिए, तो आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आपको जो है वो हमारे चैनल पे मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है, बुक भी जो है वो हम तरुणा पब्लिकेशंस की जो बुक है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन की जो बुक्स हैं वो आप ई बुक भी ले सकते हैं, और आप घर बैठे जो है वो आप घर बैठे भी ये बुक्स जो है वो मंगवा सकते हैं। आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, मोजो, इन सब से जो है वो आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बुक लेके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अलग है हमारी बुक्स में, और आप जो है वो आपका एग्ज़ाम डैम श्योर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो बुक ले सकते हैं, ई बुक भी ले सकते हैं, उसकी प्राइस जो है वो वहीं मेंशन है आपकी, और आप घर बैठे भी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है? बताइए, एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को? तो अफ्रीका जो है उसको आपको क्या कहा जाता है? पठारों का महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना, ब्रुसेल्स, कैनबरा या सिडनी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? बताइए, IMA की फुल फॉर्म क्या है? आपको एक चीज़ और पता चल रही है, IMA की फुल फॉर्म इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो कहाँ स्थित है? बताइए, देहरादून में, बेंगलुरु में, खड़गवासला में या हैदराबाद में? तो जो IMA है उसकी जो IMA है वो आपकी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNWTO। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन कहाँ स्थित है? बताइए, का मुख्यालय वियना में, मैड्रिड में, जेनेवा में या बर्न में? बताइए कहाँ स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन जो है उसका मुख्यालय आपका मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी रचना आर के नारायण की है? आर के नारायण की रचना कौन सी है? द गाइड, मालगुडी डेज, द डार्क रूम या ये सभी? बताइए, तो आर के नारायण की जो है ये सभी रचना है, द गाइड, मालगुडी डेज, द डार्क रूम, ये सभी जो है वो आर के नारायण की ही रचना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, गणितज्ञ हैं, गायक हैं या समाज सेवक हैं? बताइए, पंडित भीमसेन जोशी जो है वो क्या है? पंडित भीमसेन जोशी जो है वो एक प्रसिद्ध गायक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट।
देखिए, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण क्या हो जाएगा? यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी हम दुगनी कर देंगे तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण क्या हो जाएगा? उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण जो है वो 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज समुद्री पानी में नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? क्यों तैरता है? समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी भारी होता है, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, समुद्र के पानी का घनत्व कम होता है। बताइए, जहाज जो है वो समुद्री पानी में नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से क्यों तैरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चंस जो हैं आ भी रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आप जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तेल का भार, तेल का वॉल्यूम, तेल की गहराई या तेल का सरफेस एरिया। तो तेल में तैरती हुई एक वस्तु जो है वो सदा अपना क्या करती है? तेल का वॉल्यूम जो है उसको विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, एंगस्ट्रॉम, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड? बताइए। तो ताप का जो एसआई मात्रक है ये तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, वो केल्विन होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? बताइए, लाल रंग जो है वो नीले रंग से कैसे भिन्न होता है, कैसे अलग होता है? तो आवृत्ति के कारण, आयाम के कारण, तरंग दैर्ध्य के कारण या ये सभी? बताइए। तो लाल रंग जो है वो नीले रंग से आवृत्ति के कारण, आयाम के कारण, तरंग दैर्ध्य के कारण, तीनों के कारण ही क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या एंडरसन ने? बताइए, पोजीट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है? बताइए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो जब भी ग्रीन हाउस की बात आ जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जो ग्रीन हाउस को अफेक्ट करती है वो कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस को अफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, मैग्नीशियम, ओडियन आयोडीन या ये सभी? कौन सा तत्व जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, मैग्नीशियम, आयोडीन या ये सभी? तो ये सारे जो तत्व हैं वो स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, तेलों एवं वसाओं को क्षारीय जल अपघटन से साबुन, ब्रेकिट बनते हैं। बताइए क्या बनते हैं? तेलों और वसाओं को क्षारीय जल अपघटन से साबुन एवं गिल्सरोल, एथेनॉल, ग्लाइकोल या एथेनोइक अम्ल? बताइए क्या बनते हैं? तो इससे जो है वो साबुन एवं गिल्सरोल बनते हैं। साबुन और गिल्सरोल। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। भविष्य का ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस है, मीथेन है, हाइड्रोजन है या एथेनॉल है? बताइए क्या है? तो भविष्य का जो ईंधन है वो आपका हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक, हैजा, पेचिस या इन्फ्लुएंजा? तो जीवाणु के कारण जो है वो आपके हैजा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? के से स्टार्ट होगा, जेड से, एन से या सी से? तो जेड और एन वाला तो होगा नहीं, होगा के या सी से। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? KMnO4 होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पेट में निम्नांकित में से कौन सा अम्ल उपस्थित है? आपके पेट में पिक्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? बताइए कौन सा अम्ल है? पिक्रिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक? तो आपके पेट में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अब देखिए निम्न में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? गामा, पराबैंगनी, अवरक्त किरणें या ये सभी? तो जो आपकी आंखों से नहीं देखी जा सकती वो गामा, पराबैंगनी, अवरक्त, ये तीनों ही किरणें जो है आपकी आंखों से नहीं देखी जा सकती। अब देखिए बताइए प्याज है, प्याज क्या है? एक राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर है या कोन है? तो प्याज जो है वो आपका एक बल्ब है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जीके का और जीएस का सेक्शन खत्म हो गया। अब हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बोध गया, बिहार, अयोध्या। तो बिहार का बोध गया से क्या संबंध है? तो अगर आपको पता हो तो बोध गया एक तीर्थ स्थल है। तो बोध गया एक तीर्थ स्थल बिहार के अंदर है। तो वैसे ही अयोध्या जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो जो अयोध्या जो तीर्थ स्थल है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बोला जाता है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर को चुनिए। इन चारों में से एक अलग है आपका। ठीक है, तो जैसे KLM, तो ये लगातार ही चल रहा है KLM। BCD ये क्या हो जाएगा? 11, 12, 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। FGH, ठीक है, 6, 7, 8। अब POR, यहाँ पे क्या आना चाहिए? PQR। ठीक है, MNO, तो O आपका क्या 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे और R 18 नंबर पे। यहाँ पे आना क्या चाहिए? PQR। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इनमें से चारों में से अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? अब इसमें से गलत कौन सा है वो बताना है। तो देखो 20 दूनी 40 मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें प्लस भी नहीं हो रहा, मतलब एडिशन का ही कुछ हो रहा है। तो हम करके देखते हैं। देखो एडिशन अगर हम देखें तो इसमें कितना एडिशन हो रहा है? 20 + 12 32। ये देखिए 45 में से 32 गया +13। ये देखिए 9 में से 5 गया 4, ये हो रहा है +14। ठीक है, और ये 15 में से 9 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए 15, यहाँ पे आ रहा है 16। तो मतलब ये क्या है आपका, यहाँ पे ये रोंग है। तो 75 जो है इसमें से आपका अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है यदि Q का पति P है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q का, हमेशा लड़की को इससे डिनोट करो, लेडी को, और एक आदमी होता है, जेंट्स होता है, उसको हमेशा किससे करो? फीमेल को आप गोले सर्किल से ड्रॉ कर लिया करो, शो करा करो, और जो मेल है उसको हमेशा किससे करा करो? एक स्क्वायर से कर लिया करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है यदि Q का पति P है तो इसको इस तरह से कर दो, ये हो गया इसका पति। अब आगे क्या बोल रहा है? S तथा Q की माता R है। S और Q की माता, तो मतलब S या तो इसकी बहन हो गई या भाई हो गई। इन दोनों की माता कौन हो गई? R।
ठीक है। आर तथा पी का संबंध, तो आर का और पी का संबंध क्या हो गया, तो आर जो है वो पी की क्या हो गई, सास हो गई, क्या हो गई, सास हो गई। जो बोलता जाए उसको आप लिखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि यदि OOTY को 4, SHIMLA को 6, ठीक है, DARGJEELING को 10 लिखा जाता है, तो NAINITAL को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, देखिए, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 लेटर हैं तो ये 4 है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर आपके 6 हैं तो 6 लेटर, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं, 10 हैं, तो मतलब इसको 10 बोला है, तो इसमें कितने लेटर हो गए, काउंट कर लेंगे। तो NAI 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर टोटल कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट, ये बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आपको पता हो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, देखिए 1000 जो है वो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है, तो जस्ट इससे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 999। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे आप 0 0 लगा दोगे, तो ये देखो ये एक इधर आ जाएगा, 10 में से 9 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 बच गया, 9 का 9, यहाँ पे क्या गया आपका 0। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखो ये आपका 0, और जब इसको आप करोगे तो 0 0 0, यहाँ पे आप इसको उतारोगे तो 9 9 0 0 0, और ये कितने पॉइंट के बाद, 2 और 2 4, 4 से पहले पॉइंट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। कई बार डाउट होता है डायरेक्ट करती है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है। आप एग्जाम में इसको करने मत बैठ जाना, सिर्फ इसको माइनस करके सीधा आपके 4 डिजिट से पहले 0 पॉइंट है तो आप 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना। अब देखिए नेक्स्ट, देखो अब 38 नंबर, थोड़ा सा एक बार स्पेस के लिए इसको मैं छोटा कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा हमें जगह चाहिएगी। देखो अब नेक्स्ट, ये बोल रहा है x + 1/x = a है, तो x³ + 1/x³ क्या आएगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, आपको x³ + 1/x³ चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, a³ और इसकी क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, x³ x + 1/x³ = a³, ठीक है, लिख सकते हैं नाम, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है a + b³ क्या होती है, तो a + b³ आपको पता है क्या होती है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², यही होती है। तो अब आप इसको लिख सकते हो x³ + 1/x³ + 3x² और प्लस 3x 1/x² लिख सकते हो, = a³, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, देखो x³ + 1/x³ प्लस आप 3 कॉमन लोगे, एक x से एक कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपका x,
3 कॉमन लिया और यहाँ पे आपका क्या आया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 1/x। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन से पता है x + 1/x क्या होता है आपका, a होता है ना, a होता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x³ + 1/x³ + 3a = a³। तो आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x³ + 1/x³ = a³ - 3a। और ये आपको आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, a³ - 3a। ठीक है, समझ आया। जैसे जैसे आपको स्क्वायर का बोला जाता तो आप स्क्वायर का लगा देते, तो जैसे जो बोला जाता है वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो, आयत की परिमिति होती है, बताइए आयत की परिमिति क्या होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखो, 1 घन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 घन मीटर के अंदर बताइए 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 होते हैं, 1 लाख होते हैं या 10 लाख होते हैं। तो 1 घन मीटर के अंदर घन सेंटीमीटर जो है वो 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो sec 90 - थीटा। तो sec 90 - थीटा करते हो तो हमेशा आपका क्या आता है, कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में पहले हम इन तीनों का टोटल करेंगे, बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। पहले इन तीनों का टोटल करते हैं। देखो 9 और 4 13, 13 और 2 कितना होगा, 15। ठीक है, 15 का 5। अब देखो एक हासिल लग गई, 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 की एक फिर हासिल लगी। अब देखो 6 और 6 12, 6 और 6 12, 6 3 18, 18 और 3 19 20 21, 21 और 1 22, 22 का 2 2 आपकी हासिल लग गई। 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 2 13, एक यहाँ पे फिर से हासिल लग गई। अब देखो 5 और 3 8 और 1 9, तो आपका इसका टोटल हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, इसको आप लिख लो, इसको आप क्या लिखोगे, 70 - 1। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 7 दूनी 14, ईजी हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8, 7 तिया 21 - 312। तो अब आप -312 करोगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब 1 और 2। अब आपको क्या करना है, 9327 में से इसको लेस करना है। क्या करना है, एक बार इसको इरेज करके क्लियर लिख देते हैं। देखो अब क्या करना है, 9327 में से इसको लेस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 5 गए, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, तो 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 2 गया 7। तो 71747 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट,
देखो 51 और 85 का महत्तम समापवर्त्य, 51 और 85, आपको इसका क्या बताना है, HCF। आप ऐसे करके ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको इस तरह से करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से नहीं करके आपको जो है सिंपल देखो 17×3 = 51 और 17×5 = 85, ठीक है। तो 17 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसका HCF भी क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है ये 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत होता है। तो ये बोल रहा है 75 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत होता है। तो मतलब 1.75 लीटर इंटू, हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिलीलीटर इंटू 100, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे और ऊपर 2 जीरो लगा देंगे 100। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपकी गई, 1 जीरो से 1 जीरो आपकी गई, ठीक है। अब देखो आपका ये कट जाएगा कितनी बार, 25×3 = 75 और 25×3 = 25, 5 25 × 25 7 175। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 दाए 30, 30/7। अब इसको कर लो, 7 चौके 28, 28 2 बच गया, 2/7। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 सही 2/7% जो है वो 75 मिलीलीटर जो है वो 1.75 लीटर का 4 सही 2/7% होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपए में बेची जाती है 4400 में, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 10% प्रॉफिट पे बेची जाती है, ये सेल वैल्यू है। क्या है, सेल वैल्यू, मतलब कितने के बराबर है, ये 110 के बराबर है। तो आपको क्या निकालनी है, परचेज प्राइस निकालनी है। तो इस जीरो से इस जीरो गया, 11 चौके 44, ये आ जाएगा आपका 400 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4000। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये बोलता है कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु, ये बोल रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 5 8 40। तो टोटल कितनी हो गई उन बच्चों की, 40 उम्र है, ठीक है, टोटल मिला के। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो उसकी औसत आयु, तो अगर बच्चों में 5 के अंदर एक पिता जोड़ दिया जाता है 6, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 15। तो मतलब इन 6 का की टोटल उम्र क्या है, 15 6 90। तो बोल रहा है पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु बच्चों की इतनी है, पिता की आयु ऐड होने से इतनी हो गई। तो हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, 90 में से 40 गया, आपका कितना आया, 50। तो पिता की जो आयु कितनी है, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि आपको दे दी √6 की वैल्यू ये है, आपको ये दे दिया 3√2 2√3। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा इस तरह से दिया जाता है, तो नीचे वाली संख्या जो होती है, नीचे वाला दो जो दिया जाता है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, मल्टीप्लाई करने, भाग देने, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब देखो इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 और अंदर भी क्या आ जाएगा, 2 तिया 6√2। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3√3 को करोगे आप मल्टीप्लाई तो आपका क्या आ जाएगा, 3। अब देखो इसको कट करोगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
ठीक है। अब देखो √6 की आपको वैल्यू दे रखी है। √6 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? √6 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.449 और नीचे हमारा क्या बचा हुआ है 2। अब इस 2 को कट कर लो, डिवाइड दे दो। देखो 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 में भाग दोगे 2 चौके 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पंजे 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद व्यक्ति को अपने मित्र को राशि लौटानी। एक व्यक्ति जो है वो 400 रुपए किसी से उधार लेता है। अब साल का 5% ब्याज लग रहा है उस पे, ठीक है। साल का 5% ब्याज लग रहा है तो 2 वर्षों के बाद उसको कितना जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो हम सीधा फाइंड आउट करेंगे 400, 5% 1 साल का लग रहा है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10%। तो हमें क्या उसे जो राशि लौटानी है वो निकालनी है, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 400 इंटू 110, हमें क्या निकालनी है डिवाइड बाय 100। तो 2 जीरो से 11 चौके 44, तो उसे राशि कितनी लौटानी होगी? ऑप्शन नंबर डी 440 रुपए जो है 2 साल के बाद उसको, मतलब 40 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। देखो इसने बोला ए और बी इतना, बी और सी इतना, तो सी और ए क्या होगा? ये तरीका मैंने आपको बता रखा है, ए बी और बी सी, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को, तो हम यही तरीका इसके साथ लगाएंगे 2:3 और 4:5। अब देखो इनको 2 चौके 8, इनको 3 चौके 12, इनको 3 पंजे 15। तो आपको पूछा क्या है सी और ए, तो सी और ए क्या हो जाएगा 15 और 8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट और आज के टेस्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वह बिजली के एक खंभे को पार कर जाएगी? देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, आपको क्या निकालनी है वह कितने समय में। तो समय जब निकालना हो तो आप क्या करते हो, दूरी बटा चाल, यही करते हो ना, ठीक है। अब आपको चाल दे दी किसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, अब आपको चाल दे दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको किस में चेंज करनी है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है। तो आप हमेशा बड़े से छोटे में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे 5/18। तो देखो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ये कितना आ गया आपका 25/3 जो है इसकी मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे समय = दूरी कितनी है आपकी 200 मीटर और चाल कितनी हो गई 25, और ये 3 आपका क्या चला जाएगा ऊपर, तो 25 8 200, तो 8 तिया 24 सेकंड। तो ये कितने समय में खंबे को पार कर देगी, मतलब रेलगाड़ी की दूरी को ही एक खंबे को पार कर देगी, मतलब अपनी दूरी को कितने में 24 सेकंड में जो है ये पार कर देगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम हो, यदि कुछ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके कुछ भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।